आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Einstein's explained the various laws of photoelectric effect on the basis of a quantum theory। जो हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किए थे, आइंस्टाइन ने उनको क्वांटम थ्योरी के आधार पर उनकी एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी क्या थी? क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक्स। प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी लाइट की। क्या थी? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, and these packets of energies are called क्वांटा। ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, मतलब लाइट जो ट्रैवल करती है वो पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जीज आर कॉल्ड क्वांटा, एंड ईच क्वांटम हैज़ एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। दिस वॉज द क्वांटम थ्योरी कि हर एक पैकेट की जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होगी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आइंस्टाइन्स ने क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके या इसके आधार पर जो था वो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव किए या उनकी एक्सप्लेनेशन दी। क्लियर? टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन assumed that the one electron can be ejected from the metal surface when one photon incident on it। यानी कि आइंस्टाइन्स assume that means one photon can eject one electron from metal surface। एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे मान लो ये मेटल सरफेस है, जब एक फोटोन इंसिडेंट करेगा तो ये अपनी एनर्जी इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा। ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी एनर्जी। इसकी जो एनर्जी है वो सीधे डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, व्हाट हैपन, इट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो एक फोटोन जो है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब एक फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी वाला फोटोन जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नाउ सपोज कंसिडर अ फोटोन of energy h nu incident on the metal surface, incident on the metal surface, then what happen, a part of its, very first is a part of its energy, कितना पार्ट, इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, कि इसमें से अगर एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस में के ऊपर, तो उसमें से एच न्यू एनर्जी में से कुछ पार्ट जो है जो कि वर्क फंक्शन के बराबर होगा, दैट इज used to, a part of its energy is used to eject the electron from the metal surface।
एक पार्ट तो इसका जितना वर्क फंक्शन है मटेरियल का उतना पार्ट तो यूज़ हो जाएगा उसको इजेक्ट करवाने में, ठीक है, वर्क फंक्शन के बराबर। एंड सेकंड, जो बाकी इसकी एनर्जी बच गई, इतनी एनर्जी जितना वर्क फंक्शन है इसका, तो यानी कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल यानी कि फाई नॉट के बराबर जो एनर्जी है वो तो इसको इजेक्ट करवाने में यूज़ हो जाएगी। एंड rest of its energy is used as kinetic energy of electron, kinetic energy of electron। मतलब कुछ पार्ट जितना इसका मेटल का वर्क फंक्शन है ये तो यूज़ हो जाएगा इसको बाहर निकालने में, और बाकी जो इसकी एनर्जी बच गई है एच न्यू में से वो एनर्जी यूज़ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के में, ठीक है। तो इफ v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जब इजेक्ट हो गया और इजेक्ट होने के बाद किसी वेलोसिटी से बाहर निकला, तो जो उसकी वेलोसिटी है, इफ v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन इसका मतलब जो फोटोन ने जो एनर्जी दी वो दी एच न्यू के बराबर। एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? अब एच न्यू एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो यूज़ हो गई उसको बाहर निकालने में, और वो थी फाई नॉट के बराबर, प्लस बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? बाकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। V is the maximum kinetic energy, it will be the maximum kinetic energy, V max square, यानी कि एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। नाउ क्लियरली फाई नॉट, but phi naught is equal to h nu naught if nu naught is the threshold frequency। अगर threshold frequency है nu naught, then phi naught can be written as h nu naught, then h nu is equal to h nu naught plus half m v max square, या फिर और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वी अगर वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसकी, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू बी नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने स्टडी किया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर, जब हम एनोड प्लेट को मैक्सिमम पोटेंशियल देते हैं, एक वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जिस पोटेंशियल के ऊपर आकर के ये फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देता है। तो इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब अगर रोक दिया उसने, जैसे ये थी प्लेट थी एक, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे थे, ये थी हमारी सेटअप ट्यूब के अंदर, ये इससे पहले ये विंडो थी, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, ठीक है। तो इसका मतलब ये थी। अब इसको अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं इस प्लेट को, तो व्हाट हैपन, ये जो फोटो यहाँ से जो इंसिडेंट हो रही है रेडिएशंस, फोटोन एच न्यू एनर्जी वाले फोटोन जो थे वो इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ई बी नॉट, अगर बी नॉट इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है मान लीजिए, यानी कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी जब ये स्टॉप कर देता है, दैट इज कॉल्ड बी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, देन दिस कैन बी रिटन एज, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब क्योंकि बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। बट nu is equal to c upon lambda, then and
न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसकी, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो यही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ई वी नॉट विच इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर भी लिखा जा सकता है, यानी कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई, इस इक्वेशन में रख दो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू नॉट हो जाएगा सी बाई लैम्डा नॉट, एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। और ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू एच सी कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब या तो हम लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, या फिर हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, यानी कि हाफ एम, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आप इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, हाफ एम बी मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही है। बाकी न्यू की जगह सी बाई लैम्डा रखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ वी हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशंस ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन on the basis of this equation. Explanation of laws of photoelectric emission. अब हमने कुछ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किए थे। पहला लॉ क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, हमने पहले डिस्कस किया था। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के आधार पर हमने इसको एक्सप्लेन करना है। अब क्योंकि आइंस्टाइन्स ऑलरेडी टोल्ड दैट वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोटोन की संख्या, इंसिडेंट फोटोन की संख्या बढ़ाई जाए तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन की संख्या बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इंक्रीज हो रही हैं। नाउ वेरी फर्स्ट इज, पहली एक्सप्लेनेशन देखिए, सिंस वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो नंबर ऑफ photons, so if number of incident photons, so if number of incident photons increased, then number of ejected electrons also increases। अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन हम इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर जाएंगे। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर गया, और नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज हुए, इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। दैट इज photoelectric current, it means photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiations। तो अगर हम इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं देन व्हाट हैपन, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। यही हमारे पास फर्स्ट लॉ था, क्योंकि आइंस्टाइन
अज्यूम दैट वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गए यानी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो उसमें से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी संख्या भी इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाएगा। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सेकेंड क्या था? सेकेंड, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, ये थी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर न्यू की वैल्यू लेस देन न्यू नॉट है, सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, देन फ्रॉम 1 काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी वैल्यू इससे कम होगी, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये माइनस ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। कहने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर न्यू की वैल्यू लेस देन न्यू नॉट है तो इसमें से ये वैल्यू जब लेस होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। दैट इज फ्रॉम 1 काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मीनिंगलेस है। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, जो कि मीनिंगलेस है। अगर हम इस इक्वेशन के आधार पर देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब विच इज मीनिंगलेस। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है, विच इज मीनिंगलेस। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। सो threshold frequency of incident radiations no electron can be ejected। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर इनकी फ्रीक्वेंसी हुई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। थर्ड क्या था? इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, देन फ्रॉम 1 काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब बाकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यही थर्ड लॉ था कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गई। दैट इज इट मीन्स अगर न्यू की वैल्यू बढ़ाती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, अगर हम इस इक्वेशन से देखें, अगर न्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव। तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स above threshold frequency the kinetic energy is directly proportional to frequency of incident radiations। यही थर्ड लॉ था। तो पहला लॉ क्या था कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा लॉ क्या था? बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। तीसरा लॉ क्या था कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। मोर ओवर नेक्स्ट लॉ क्या था? फोर्थ,
फोर्थ लॉ था फोर्थ लॉ था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हो गया कि जैसे ही एक फोटोन इंसिडेंट करता है, क्लियर, सेम टाइम में दूसरा फोटोन इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब कि जो टाइम लैग है दोनों के बीच में, जैसे एक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट किया और इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने और फोटोन के इंसिडेंट होने में जो टाइम लैग है दैट इज 10⁻⁻⁹ सेकेंड। मतलब विद इन 10⁻⁻⁹ सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है। जैसे ही फोटोन इंसिडेंट करता है उसके 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये। As soon as the photon incident on the surface, the electron ejected from the metal surface. तो this is instantaneous process. Instantaneous process तभी हो पाएगी, इसका मतलब the collision between photon and electrons are conceived to be as elastic collision, यानी the collision between photon and electrons are elastic collision। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब जो एनर्जी होगी, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही इम्पार्ट होगी और ये इंस्टेंटली वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज हैंस इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो एक, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। द टाइम लैग बिटवीन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट फोटोन इज 10⁻⁻⁹ सेकेंड। तो विद इन 10⁻⁻⁹ सेकेंड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ laws of photoelectric effect on the basis of आइंस्टाइंस मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, इसमें इनिशियली मैं फोटोन के बारे में बात बताना भूल गया। आइंस्टाइन ने जो एक क्वांटम एनर्जी का था, वन क्वांटम ऑफ एनर्जी को आइंस्टाइन ने क्या नाम दिया, फोटोन। और फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है, h। ठीक है, and this particle photon also travel with the speed of light and its rest mass is 0। इसकी जो रेस्ट मास है वो 0 है। कहने का मतलब रेस्ट में फोटोन लाइक पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइंस्टाइन ने जो वन क्वांटम है लाइट रेडिएशन का जिसकी एनर्जी h न्यू है, ही कॉल्ड इट एज फोटोन। आइंस्टाइन कॉल्ड वन क्वांटम एज फोटोन। क्लियर? ठीक है। कई बार रिलेशन पूछ लिया जाता है कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ incident radiations and threshold frequency। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अब ये रिलेशन निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन,
अगर एक फोटोन एच न्यू एनर्जी का इंसिडेंट करता है तो इसमें से कुछ एनर्जी तो यूज़ हो जाएगी, इसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी यूज़ हो जाएगी इसको इजेक्ट करने के लिए, और बाकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये थी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। या फिर के मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, फाई नॉट की वैल्यू थी, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, अब क्योंकि बट के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो के मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू वी नॉट। अगर मैं के मैक्स की वैल्यू ई वी नॉट रखता हूँ, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, या फिर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच कॉमन निकालो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये रिलेशन आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ में निकालना है तो ये आ जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच, न्यू की वैल्यू हो जाएगी सी बाई लैम्डा और इसकी न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये आ जाएगा एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये वेवलेंथ में रिलेशन आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, नाउ वन इम्पॉर्टेंट topic is there, that is determination of Planck's constant from stopping potential versus frequency graph. Determination of Planck's constant from stopping potential versus frequency graph। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट का फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अब क्योंकि इससे पहले आप लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इस तरह से बनता है। ये आ गया हमारे पास, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल और इधर आ गई फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि अप टू न्यू नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो रहेगा। ठीक है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी इधर है और स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर ले लिया हमने। ठीक है, इसके बाद ये जो ग्राफ था स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ क्लियरली ये आ गया हमारे पास ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब ग्राफ में मोस्टली या तो हम एरिया निकालते हैं या एरिया अंडर द ग्राफ या फिर स्लोप। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूँ, सपोज मैं स्लोप निकालता हूँ इस ग्राफ का, ठीक है, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं ए बी सी। नाउ स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप होगा टेंजेंट थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। क्लियरली बी सी की बात करें तो बी सी आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वी नॉट, और ए बी की वैल्यू होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से ये इसको नाम दे दिया डेल्टा न्यू, विच इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू। तो स्लोप बन रहा है हमारे पास, ग्राफ का जो स्लोप आया, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू
आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? ई वी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या फाई नॉट। अब क्योंकि जो फाई नॉट है, एच न्यू नॉट जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा E इंटू डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू डेल्टा न्यू माइनस ज़ीरो। क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, वर्क फंक्शन है, एच न्यू नॉट इज द फाई नॉट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। डेल्टा वी नॉट हो गया, बी नॉट का डिफरेंशिएशन, इसका हो गया डेल्टा न्यू, ठीक है। अब यहां से डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच बाई ई, डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू इज इक्वल टू एच बाई ई, यही आ जाएगा ना। इसमें से इसको मैं नीचे ले गया, इसको इधर ले गया, तो एच बाई ई। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें फ्रॉम 1 एंड 2 डेल्टा बी नॉट अपॉन न्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो इसका मतलब ये हो गया स्लोप इज इक्वल टू एच बाई ई। तो इसका जो स्लोप था वो मेरे पास एच बाई ई, स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा, विच इज इक्वल टू, स्लोप का मतलब था टेंजेंट थीटा, तो एच इज इक्वल टू ई टेंजेंट थीटा, ये आ गई हमारे पास ई टेंजेंट थीटा, ठीक है। या एच इज इक्वल टू ई इंटू स्लोप भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, मोर ओवर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ई इंटू टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है, ई इंटू टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, ये थी हमारे पास एक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ई बी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू नॉट के लिए मैंने फाई नॉट लिख दिया यहाँ पर, तो बी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, क्लियर। यानी वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर मैं इधर बाई एक्सिस मानता हूं, इधर एक्स एक्सिस मानता हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब वेयर एम इज द स्लोप एंड सी इज बाई इंटरसेप्ट, क्लियर। सी क्या है यहाँ पर? बाई इंटरसेप्ट, और m क्या है? स्लोप है इसका, ठीक है। समझना, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ, तो m की वैल्यू आ गई स्लोप, ये हमारे पास स्लोप आया था h बाई ई, ये स्लोप आया था हमारे पास, तो h बाई ई आ गया स्लोप, x की जगह बाई, यहाँ b नॉट आ गया बाई, m की वैल्यू आ गई ये, x की वैल्यू ये बन गई, और c की वैल्यू ये आ रही है। देखिएगा, इसको कंपेयर करो तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हेयर m की वैल्यू कितनी आ गई? स्लोप आया h बाई ई, और c की वैल्यू आई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ये बाई इंटरसेप्ट रहेगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पीछे बढ़ाता हूँ, देखिएगा जरा, इस लाइन को पीछे बढ़ाता हूं, तो बाई एक्सिस को ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी? बाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ये ओरिजिन था इसका, और ये आ गया फाई नॉट अपॉन ई।
दिस इज द बाई इंटरसेप्ट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली एक्सिस को ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये -φ0 अपॉन ई के ऊपर। तो इसमें अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो ये हमारे पास बन रहा है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेप्ट जो होगा, बाई इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा -φ0 बाई ई। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आकर के ये इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करता हूँ, लेट अस चेक अबाउट द काइनेट, ये तो आ गई डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो सपोज ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इधर आ गई काइनेटिक एनर्जी और इधर आ गई फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ ग्राफ का, तो मेरे पास आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एच न्यू माइनस φ0, ये थी काइनेटिक एनर्जी में भी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें स्लोप निकालता हूँ तो ये बन गया डेल के और ए बन गया डेल न्यू, इधर ये न्यू नॉट थी। सपोज ए बी सी, ये आ गया एंगल थीटा। तो स्लोप क्या आया लाइन का, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल के अपॉन डेल न्यू। अब अगर मैं इस इक्वेशन को k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस φ0, इसको अगर मैं ये डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये बन जाएगा आफ्टर डिफ्रेंशिएशन डेल k इज इक्वल टू एच इंटू डेल न्यू, या डेल k अपॉन डेल न्यू इज इक्वल टू एच। ये आ गया स्लोप विच इज इक्वल टू स्लोप, क्योंकि डेल के बाई डेल न्यू जो था वो स्लोप था, यानी कि टेंजेंट थीटा, इसको हम टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो एच की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। अब इसमें हम इस इक्वेशन में से देखें, जैसे ये था k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस φ0, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखिएगा x ये आ गया, c φ0 आ गया, y ये आ गया, m स्लोप आ गया यहाँ पर, देखिएगा इसके साथ कंपेयर करने पर, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो जो y इंटरसेप्ट है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट बनेगा मेरे पास φ0। तो अगर मैं इस ग्राफ को पीछे बढ़ाता हूँ इस तरह से, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी और इसमें जो आया माइनस φ0, तो माइनस φ0 ये आ गई। उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में ये माइनस φ0 अपॉन ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही थी, और इसमें हमारे पास ये माइनस φ0 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बाई इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास माइनस φ0, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।